आज हम एक छोटे और प्यारे से गांव की बात करने वाले हैं। यह गांव मथुरा से कुछ दूरी पर बसा है और इस गांव की एक कहानी बहुत प्रचलित है। उसे समझने के लिए हमें आज से ठीक 60 साल पीछे चलना होगा। भोर सुबह का दिन था। गांव के लोग लगभग सभी उठकर अपने अपने काम में लग गए थे। इस गांव में ज्यादा घर नहीं थे, लेकिन इसी गांव से कुछ दूरी पर एक बड़ा गांव था जहां कुछ साहूकारों की बड़ी बड़ी दुकानें हुआ करती थीं। लोग यहां दिन भर काम करते और शाम को अपनी मेहनत की मजदूरी लेकर अपने अपने गांव को चले जाते। वहीं एक तरफ एक व्यक्ति फावड़ा लेकर खेत में काम करने जा रहा था। इस व्यक्ति का नाम केवट था और इसकी पत्नी का नाम सुमन था और केवट की एक स्नेहा नाम की बेटी और 2 बेटे थे। केवट अपनी मेहनत की कमाई से परिवार चला रहा था। केवट का स्वभाव बहुत सरल था। गांव के लोग उसे भोला कहकर बुलाया करते थे। उसी गांव में एक रघुनाथ जी का मंदिर था जहां गांव के लोग पूजा पाठ करने जाया करते थे। लेकिन केवट कभी मंदिर नहीं जाया करता था क्योंकि उसे अपने काम से फुर्सत नहीं मिल पाती थी। एक शाम वह अपने खेत से काम कर लौट रहा था। गांव के एक व्यक्ति ने केवट से कहा कि कभी समय मिले तो मंदिर हो आया करो। केवट ने विनम्रता पूर्वक कहा कि मुझे समय कहाँ मिलता है भैया। एक और गांव के व्यक्ति ने कहा, केवट सीधे बोलो ना कि मैं एक नास्तिक हूँ। ये बात सुन केवट को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने कहा कि रघुनाथ जानते हैं, और इतना कह वह अपने घर को चल दिया। केवट उस दिन घर में थोड़ा चिंतित बैठा था। उसकी पत्नी बोली, क्या हुआ, आज इतने चिंतित क्यों हो? केवट ने गांव के लोगों की बात बताई। उसकी पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, आप कल समय निकालकर मंदिर चले जाना। रात्रि में खाना खाने के बाद केवट जब खटिया में लेटा था तो उसे आज अजीब सा महसूस हो रहा था। जैसे तैसे उसकी रात कटी। सुबह जब वह काम पर जा रहा था तो वह मंदिर के रास्ते से जाना उचित समझा। आज पूरे खेत में पानी भी लगाना था, इसलिए वह मंदिर के बाहर पहुंचकर हाथ जोड़कर भगवान से बोला कि मैं आपके पास नहीं आ पाता, ये आप ही जानते हैं। मंदिर को एक नजर उसने देखा और फिर अपने खेत की तरफ चल दिया। दोपहर तक खेत में पानी लगाता रहा और रोज की तरह उसकी पत्नी उसके लिए खाना लेकर आई। केवट ने पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाया, लेकिन उसकी पत्नी आज थोड़ी उदास दिख रही थी। केवट ने पूछा, क्या बात है सुमन, तुम उदास क्यों हो? पत्नी सहज भाव में बोली, लड़के अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हैं और आप यहाँ दिन दिन भर खेती बाड़ी का काम करते हैं। घर में एक जवान बेटी बैठी है, उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। केवट ने मुस्कुरा कर कहा कि तू क्यों चिंता कर रही है, जो करना है रघुनाथ जी करेंगे। पत्नी ने टिफिन लिया और उदास भाव से घर को चल दिया। केवट भी अपने काम में फिर लग गया। केवट शाम में जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी और बेटी शांत बैठी थीं। केवट बोला, क्या बात है, ऐसे क्यों बैठे हो? तभी बेटी बोली, पापा भैया की स्कूल की फीस जमा करना है, नहीं उसे इस बार पढ़ने को नहीं मिलेगा। पत्नी ने कहा कि खेती में इतनी कमाई नहीं होती है, आप पास के गांव में जाओ तो घर अच्छे से चल पाएगा। और इतना कह वह भी रोने लगी। केवट ने कहा, अरे तू परेशान क्यों हो रही है, सब ठीक हो जाएगा। केवट के लिए दिन प्रतिदिन समस्या पड़ती जा रही है कि आखिर वह करे तो क्या करे। अगले दिन वह पास के गांव जाने का फैसला किया। कड़ती धूप और उबड़ खाबड़ रास्ते में उसे 5 किलोमीटर चलना था। किसी तरह वह उस गांव में पहुंचा। वहां वह करीब 2 घंटे परेशान रहा, पर उसे कुछ काम नहीं मिला। निराश वह एक पेड़ की छांव में नीचे बैठ गया। उसके सामने एक बड़ी गोदाम थी जहां करीब 80 से ज्यादा लेबर काम करा करती थी। केवट को बैठे करीब 2 घंटे बीत चुके थे। तभी गोदाम के एक सुपरवाइजर की नजर उस केवट पर पड़ी। वह केवट के पास आया और कहा कि कहां से आए हो भैया, पहले तो तुम्हें यहाँ कभी देखा नहीं। केवट ने बताया कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। मेरी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण मुझे यहाँ आना पड़ा। सुपरवाइजर को केवट पर दया आ गई और फिर उसे अपने सेठ के पास ले गया। सेठ ने भी उसे सुपरवाइजर के कहने पर काम दे दिया। फिर केवट अपने गांव को लौटा। गांव पहुंचते पहुंचते उसे रात हो गई थी। घर में उसकी पत्नी भी थोड़ी चिंतित हो रही थी। जैसे केवट घर में प्रवेश हुआ तो सभी के चेहरे पर जान आई। केवट बोला कि तुम ऐसे क्यों बैठे हो? पत्नी बोली कि आपने इतनी देर कर दिया तो चिंता होने लगी थी। केवट बोला कि आज तो मुझे पूरा दिन काम तलाश करने में लग गया है, कल से काम पर जाऊंगा। फिर सभी ने रात्रि में भोजन किया और सोने की तैयारी की। केवट करीब 5 बजे उठकर काम पर निकल गया और करीब सुबह 7 बजे वह सेठ के यहाँ काम पर पहुंच गया। वह गोदाम के बाहर पेड़ के नीचे बैठा रहा। करीब आधे घंटे बाद सुपरवाइजर ने गोदाम का गेट खोला। वह केवट को देखकर थोड़ा हैरान हुआ कि आज शायद पहली बार कोई इतनी टाइम से ड्यूटी पर आया है। सुपरवाइजर बोला कि आप कब यहाँ पर आ गए थे? केवट बोला कि साहब मुझे आधे घंटे से ज्यादा समय हो गया बैठे। फिर सुपरवाइजर ने केवट को काम सौंप दिया और उसने ईमानदारी से अपना काम 6 घंटे में पूरा कर दिया। वहाँ के सभी मजदूर उसी काम को करीब 10 घंटे में पूरा करते थे। फिर केवट ने अपनी पगार लेकर पुनः अपने गांव को लौटा।
पहले वह घर जाकर भोजन ग्रहण किया और फिर अपने खेत में काम करने को चला गया। खेत से काम करके वह करीब 10 बजे वापस घर आया। केवट रोज करीब 15-16 घंटे काम करता था। जब उसके लड़के अपनी पढ़ाई पूरी की तो वह अपने पिता के काम में हाथ बंटाने लगे। केवट रोज दूसरे गांव में काम करने जाता था और उसके लड़के खेत में काम पर जाते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन केवट की बेटी कुएं से पानी लेने जा रही थी। तभी एक बड़े घर का लड़का अपने दोस्तों के साथ गांव से निकल रहा था। तभी उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी। वह लड़का उस लड़की को देखता रह गया। उसे वह बहुत पसंद आई। लड़का उसके पास गया और बोला कि आपका नाम क्या है। लड़की थोड़ी डर गई और वह बिना जवाब दिए चली गई। लड़के को लड़की पसंद आ गई थी। जब वह लड़का अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी मम्मी से पूरी बात बताई और कहा मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अगले दिन सुबह सुबह सुमन अपने घर की सफाई कर रही थी। तभी एक कार उसके घर के सामने आकर रुकी। सुमन उसे एकटक देख रही थी और उसकी लड़की स्नेहा भी देख रही थी। केवट दूर गांव में काम पर था और उसके दोनों लड़के खेत पर काम कर रहे थे। सुमन सहसा सहसा खड़ी थी और उस कार से एक व्यक्ति और एक महिला निकले। वह बड़े घर से ताल्लुक रखते हैं। सुमन उन्हें देख थोड़ी हैरान थी। वह व्यक्ति और महिला दोनों उसके घर की तरफ बढ़े। सुमन को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी आदर सहित उन्हें कुर्सी पर बैठाया और खुद खड़ी रही। स्नेहा उन दोनों के लिए एक ट्रे पर 2 गिलास पानी लेकर आई। फिर सुमन ने पूछा कि आप लोग हमारे यहाँ पहली बार आए हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका स्वागत कैसे करूं। सुमन की भावनाएं व्यक्त कर रही थीं कि उसके घर में पहली बार इतने बड़े लोग आए हैं। वह व्यक्ति और महिला दोनों हल्की स्माइल के साथ देख रहे थे। व्यक्ति बोला, आप परेशान मत हो, आपके संस्कार बता रहे हैं कि आपने हमारा बहुत अच्छा स्वागत किया है। तभी महिला बोली कि हम आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। ये सुन स्नेहा फौरन अंदर चली गई। सुमन की आंखों में साफ साफ खुशी दिख रही थी। सुमन ने आदर पूर्वक कहा कि हमें कुछ समय दे, हम घर में सलाह मशवरा करके आपको बताते हैं। महिला बोली ठीक है। व्यक्ति ने अपने घर का एड्रेस दिया और दोनों अपनी कार से चले गए। सुमन ने अपनी बेटी से कहा, देख तेरी किस्मत, तेरे लिए कितने बड़े घर से रिश्ता आया है। दोपहर में जब दोनों लड़के आए तो सुमन ने दोनों को पूरी बात बताई। स्नेहा के दोनों भाई भी खुश हो गए। शाम को जब केवट आया तो सभी लोग बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। सुमन ने पूरी बात बताई कि आज सुबह हमारे घर हमारी बेटी का एक बड़े घर से रिश्ता आया था। उन्हें हमारी बेटी बहुत पसंद है। ये सुन केवट के चेहरे पर एक खुशी की चमक दिखी, लेकिन अगले पल ही उसका चेहरा उतर गया। ये देख सुमन और उसके दोनों बेटों ने पूछा, पापा क्या हुआ, आप उदास दिख रहे हो। सुमन बोली, इतनी बड़ी खुशी की बात है और आप उदास क्यों हो रहे हो। थोड़ी देर शांत रहने के बाद केवट बोला, रिश्ता तो बड़े घर से आ गया, पर हम उसकी शादी कैसे करें, हमारे पास अभी इतने पैसे कहाँ हैं। ये सुन सुमन और दोनों लड़कों के चेहरे उतर गए। अंदर कमरे में बैठी स्नेहा भी सोच रही थी कि मेरे पापा अपने जीवन में कितना परिश्रम करते हैं, और वह भी रुआंसी सी बैठी थी। थोड़ी देर बाद सुमन बोली, ये रिश्ता हम हाथ से जाने नहीं देंगे, आप पैसे की कहीं से व्यवस्था करो। अगले दिन सुमन ने अपनी सहमति की चिट्ठी बड़े घर में पते के अनुसार भिजवा दिया। जब वह चिट्ठी उस महिला ने पढ़ी तो वह भी खुश हो गई और अपने बेटे से बताया कि उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दिया है। लड़के की खुशी का तो ठिकाना न रहा। इधर सोच में डूबा डूबा केवट काम पर जा रहा था। जब वह गोदाम में काम कर रहा था तो उसका आज काम में मन नहीं लग रहा था। ये देख सुपरवाइजर उसके पास गया और बोला कि आज तुम चिंतित नजर आ रहे हो भैया, क्या बात है मुझे बताओ। केवट ने सुपरवाइजर को अपने घर की पूरी बात बताई। सुपरवाइजर बोला, तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, हमारे सेठ से कुछ कर्ज ले लो और बाद में उनका हिसाब कर देना। केवट बोला, क्या सेठ मुझे कर्ज देंगे। सुपरवाइजर बोला, हाँ भैया क्यों नहीं। फिर सुपरवाइजर केवट को सेठ के पास लेकर गया और फिर केवट ने सेठ को भी पूरी बात बताई। सेठ ने कहा ठीक है। सेठ ने केवट को कुछ पैसे दिए और उसका वही खाता बना दिया। केवट उन पैसों को लिया और सेठ का शुक्रिया किया और खुशी खुशी वह अपने घर को जाने लगा। केवट घर पहुंचकर अपनी पत्नी को पैसे दिए और बताया कि सेठ से मैंने कर्ज लिया है, हम अपनी बिटिया का धूमधाम से ब्याह करेंगे। सुमन ने कहा, हम सेठ का कर्ज कैसे चुकाएंगे, सब रघुनाथ करेंगे, तुम चिंता मत करो। कुछ समय बाद शादी की तारीख तय हुई और केवट ने अच्छे से अपनी बिटिया का ब्याह किया। इधर स्नेहा पहली बार किसी इतने बड़े घर में गई थी। शादी के कुछ दिन बाद केवट ने अपने बेटों से कहा, बेटा तुम बाहर कमाने जाओ, इधर मैं संभाल लूंगा, सेठ का भी पैसा चुकाना है। बेटों ने अपने पापा के चेहरे पर देखा तो उम्मीद और चिंता नजर आ रही थी, तो उन्होंने कोई सवाल जवाब नहीं किया और दूसरे दिन बैग लेकर शहर कमाने को चले गए। इधर जी जान से केवट मेहनत करता और उधर उसके दोनों लड़के मेहनत करते। ऐसा करते करते 2 महीने के बाद उसके दोनों बेटे वापस आए और शाम में पापा को कुछ पैसे दिए और कहा, पापा कल ये पैसे सेठ को देकर अपना हिसाब पूरा कर देना। केवट ने उन पैसों को लिया और सुबह सुबह वह जाकर सेठ को पैसे दिए। सेठ ने कहा, वाह केवट, तुमने अपना हिसाब समय से पहले चुका दिया।
केवट ने कहा, साहब सब रघुनाथ की कृपा है। सेठ ने उसका वही खाता निकाला और एक कागज पर लिखा कि हिसाब बराबर, और केवट के पास उस कागज को रख दिया। और फिर सेठ ने केवट के लिए चाय मंगाई और थोड़ी देर बातचीत होती रही। बाद में केवट अपने काम में लग गया और काम पूरा कर शाम को घर चला गया। इस बात को करीब 6 माह बीत गए। उस समय केवट भी काम पर नहीं आता था। वह गांव में रहकर ही अपनी खेती बाड़ी पर ध्यान दे रहा था। सब कुछ सही चल रहा था। इधर एक दिन सेठ पूरे साल का हिसाब देख रहा था। तभी उसकी नजर केवट के लिए कर्ज पर पड़ी और उसकी हिसाब चुकता की रसीद उसी के पास थी। पैसे भी ज्यादा थे। सेठ ने सोचा, इसने पैसे भी समय से पहले ही चुका दिया था, इसके घर नोटिस भेजता हूँ। सेठ ने अगले दिन एक चिट्ठी केवट के घर भेजवाई। उसमें लिखा कि जो कर्ज लिया था उसे चुका जाओ। केवट ये देख हैरान हो गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि साहब को कुछ गलत फहमी हुई होगी। वह ऐसे व्यक्ति नहीं है। सेठ को उस चिट्ठी को भिजवाए 1 हफ्ता हो गया। ना ही केवट आया और ना ही कोई सूचना। अगले दिन सेठ उसके गांव पहुंचा और सेठ ने गांव में पंचायत बैठाई। फिर केवट को बुलाया गया। सेठ ने केवट से अपने पैसे मांगे। केवट बोला, साहब कैसी बात करते हैं, मैंने अपना हिसाब चुका दिया था। गांव का सरपंच बोला, सेठ ने आपको चुकता की रसीद दी होगी, वो लेकर आओ। केवट बोला कि मुझे कोई रसीद नहीं दी थी, सब रघुनाथ जानते हैं। गांव का एक व्यक्ति बोला, पिछली बार सेठ से मैंने भी कर्ज लिया था, मुझे तो सेठ ने हिसाब बराबर की रसीद दी थी। एक और व्यक्ति बोला कि सेठ सभी को रसीद देते हैं। सरपंच ने केवट से कहा कि तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो। केवट ने कहा, मैं सच बोल रहा हूँ, सब रघुनाथ जानते हैं। जब सब लोगों के कहने के बाद भी केवट नहीं माना तो अगले दिन सेठ ने केवट के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दाखिल कर दिया। कोर्ट से अगले दिन केवट के घर नोटिस जारी हुआ और उनकी पेशी की तारीख दी गई। सुमन बहुत चिंतित बैठी थी। केवट बोला, तू चिंता मत कर, सब रघुनाथ जानते हैं। कोर्ट की दी गई तारीख को केवट वहां पहुंचा। केवट को कटघरे पर बुलाया गया और दूसरी तरफ सेठ खड़ा था। सेठ के वकील ने फाइल दी और बताया कि केवट ने 8 महीने पहले सेठ से कुछ पैसे कर्ज में लिए थे और बहुत समय बीत जाने के बाद भी केवट ने सेठ के पैसे वापस नहीं किया। और जब सेठ इसके गांव खुद केवट से अपने पैसे मांगने गए तो केवट ने पैसे देने से मना कर दिया। जज ने केवट से पूछा, क्या आपने सेठ से कर्ज लिया था? केवट ने विनम्रता पूर्वक कहा, हाँ साहब लिया था। तो क्या आपने सेठ के पैसे वापस किए? केवट ने बताया, साहब पूरे पैसे का मैंने हिसाब कर दिया था। इसका क्या प्रमाण है कि आपने सेठ के पैसे वापस किए हैं? केवट ने कहा, ये तो रघुनाथ ही जानते हैं। पेशी का समय पूरा हो ही गया था। जज ने अगली तारीख दे दिया और अपने चपरासी से रघुनाथ का संबंध जारी कर उन्हें कोर्ट आने की तारीख दी। अगले दिन चपरासी उस गांव में पहुंचा और करीब 2 घंटे तक वह रघुनाथ को गांव में खोजता रहा, लेकिन रघुनाथ नाम के व्यक्ति को पूरे गांव में कोई नहीं जानता। चपरासी एक जगह बैठकर सोचने लगा कि केवट ने कहीं जज साहब से झूठ तो नहीं बोला है। थका हारा बैठा कुछ का कुछ सोच रहा था। 1-2 गांव के व्यक्ति गुजर रहे थे। चपरासी को देखा तो बोले, क्या बात है भैया, चिंतित दिख रहे हो? चपरासी ने कहा, मुझे रघुनाथ जी से मिलना है, उनके लिए कोर्ट से एक संबंध आया है। व्यक्ति बोला कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक रघुनाथ जी का मंदिर है, वहाँ पता कर लो, शायद वहाँ किसी का नाम हो। चपरासी लास्ट बार और प्रयास करने मंदिर पहुँच गया। वहाँ एक पुजारी बैठे थे। चपरासी उनके पास गया और बोला, रघुनाथ जी यही रहते हैं? पुजारी ने कहा, हाँ यही रहते हैं। चपरासी को थोड़ा सुकून मिला। बोला कि रघुनाथ को कोर्ट ने संबंध जारी कर ये खत भेजा है, इस तारीख को पेशी है, समय पर पहुंच जाए। पुजारी ने उस खत को लिया और सोचा, जब संबंध आ ही गया है तो इसे लौटाएं क्यों। पुजारी ने भी साइन कर दिया। चपरासी ने सोचा, यही रघुनाथ है। चपरासी पुजारी को संबंध देकर चला गया। पुजारी ने उस संबंध को भगवान के चरणों में रखा और हाथ जोड़कर भगवान से कहा कि हे प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी। आज तक मुकुट आया आपके लिए, लोग कपड़े लेकर आए और कई बार चरण पादुका आई, आज पहली बार संबंध आया है। हे प्रभु, जो भी हो आप देख लेना। कोर्ट की तय की गई तारीख आ गई। समय पर केवट वहां पहुंच गया और सेठ भी पहुंच गया। पेशी की सुनवाई हुई और जज ने रघुनाथ को कटघरे पर आने को कहा। पूरा माहौल शांत था। जज ने दोबारा कहा, रघुनाथ कटघरे पर हाजिर हो। फिर भी कोई आता हुआ नहीं दिखाई दिया। जज ने लास्ट बार तेजी से कहा कि रघुनाथ हाजिर हो। तभी अचानक पीछे से किसी के कदमों की आने की आहट हुई और वह कटघरे पर खड़ा हो गया। सेठ ने सोचा कि ये तो था ही नहीं, ये क्या बताएगा। जज ने रघुनाथ से कहा, केवट ने जब सेठ के कर्ज का हिसाब किया था तो क्या तुम वहां थे? रघुनाथ ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मैं था। जज ने कहा, इसका क्या प्रमाण है, साबित करो। रघुनाथ ने कहा, साहब सेठ आपकी अदालत में ही रहेंगे और अपने किसी सिपाही को इनके गोदाम पर भेजो और इनके ऑफिस के अंदर 4थे नंबर की अलमारी के अंदर फाइल नंबर 21 को यहाँ मंगवा लीजिए। अदालत के अंदर सभी लोग थोड़े हैरान बैठे थे।
सबसे ज्यादा हैरान तो सेठ था। एक सिपाही को सेठ के गोदाम भेजा गया और उनके ऑफिस में 4 नंबर की अलमारी को खोला और फाइल नंबर 21 को लिया और वहां से अदालत को रवाना हुए। अदालत पहुंचकर जज को फाइल पेश की। रघुनाथ ने बताया, इस फाइल के 120 नंबर पेज पर केवट के हिसाब बराबर की रसीद है। जज साहब ने देखा तो वाकई में वह रसीद थी। इसके बाद जज ने सेठ को झूठे इल्जाम लगाने पर सजा सुनाई और केवट को बाइज्जत बरी किया गया। इसके बाद जज अपने कैबिन में गए और खाना खाने के बाद जज ने सोचा, इतना परफेक्ट सही तरीके से जानकारी रघुनाथ को कैसे मालूम थी। जज ने अपने सिपाही से कहा कि केवट को मेरे पास लेकर आओ। केवट को जज के कैबिन में लाया गया और जज ने पूछा, कौन है ये रघुनाथ? केवट ने कहा, साहब रघुनाथ तो रघुनाथ ही हैं, फिर भी इनसे आपका क्या रिश्ता है? वो तो परम पितामह है, उनसे तो हम सभी जुड़े हैं। जज को बड़ी हैरानी हुई कि हर सवाल का उल्टा पुल्टा जवाब दे रहा है। जज ने सिपाही से कहा कि रघुनाथ को अंदर लेकर आओ। चपरासी ने बाहर जाकर बहुत देर तक देखता रहा पर वो कहीं नजर नहीं आए। सिपाही आकर बोला कि साहब वह तो चले गए। जज ने केवट से कहा, रघुनाथ गांव में कहाँ रहता है? साहब रघुनाथ तो हर जगह रहते हैं, हमारे गांव में मंदिर में भी रहते हैं। सिपाही बोल पड़ा, साहब जिसने चिट्ठी में साइन किया था ये वो रघुनाथ नहीं था तो ये कौन था? साहब चिट्ठी पर पुजारी ने साइन किया था, उनसे ही जानकारी मिल सकती है। जज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। चिट्ठी जिसको भेजा वह मिला नहीं, साइन जिसने किया वह आया नहीं, गवाह जिसका दिया उसे पता नहीं, आखिर रघुनाथ था कौन? ये सभी सवाल जज के दिमाग में बवंडर की तरह चल रहे थे। जज अगले दिन सबसे पहले उनके गांव पहुंचे। वहां सभी गांव के लोग भी जुड़ गए। जज बोले, इस गांव में रघुनाथ नाम का व्यक्ति कौन है? दरअसल उस गांव में रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। चपरासी बोला, साहब मुझे भी गांव में कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति नहीं मिला था। मंदिर में रहने वाले पुजारी ने साइन किया था। सभी पुजारी के पास गए। पुजारी से जज ने पूछा, रघुनाथ आपके कौन है? पुजारी बोला, साहब वह तो हमारे भगवान है। चपरासी बोला, कल आप गवाह के संबंध में अदालत क्यों नहीं आए? मैं तो गवाह था ही नहीं, गवाह में रघुनाथ जी का नाम था। मैंने उस चिट्ठी को उनके चरणों में रख दिया। अब तो रघुनाथ जाने किसका गवाह कौन गवाह। ये सुन जज के तो होश हवास उड़ गए और वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। जज सोच के समंदर में डूब गए कि जिसकी अदालत में एक ना एक दिन हम सभी को जाना है, वह मेरी अदालत में खड़े खड़े गवाही देते रहे और मैं कुर्सी पर बैठा रहा, उन्हें पहचान भी नहीं पाया। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। इसके बाद जज ने कोर्ट से इस्तीफा दे दिया और एक वैराग्य का जीवन जीने लगे। हर रोज जज साहब उस मंदिर के बाहर जाते और रो रो कर भगवान से माफी मांगते। एक दिन पुजारी ने कहा, साहब एक बार मंदिर के अंदर उनके सामने बैठकर माफी मांग लो, वो आपको जरूर माफ कर देंगे। जज बोले, पुजारी जी मैं किस मुंह से अंदर जाऊं? मैं तो उनको मुंह दिखाने के लायक भी नहीं हूँ। जो भी रूखा सूखा मिलता पहले वह भगवान को लगाते और फिर वह खुद खाते। ऐसा करते करते जज को 1 वर्ष बीत गया। जज को लोग पागल कहने लगे थे, लेकिन जज हर मौसम में हर एक दिन उनके मंदिर के बाहर हाजिरी लगाने आता था। ऐसे ही एक दिन जज को पूरे दिन खाने को ना मिला। रात करीब 8 बजे रोड किनारे एक रोटी पड़ी मिली। मौसम थोड़ा ठीक नहीं था। जज ने वह रोटी उठाई और पेड़ के नीचे बैठकर खाने ही वाले थे, तभी सामने से भगवान बोले, आज मुझे नहीं खिलाओगे क्या? जज एकटक देखता रहा और फिर भगवान ने जज को दर्शन दिया। भगवान बोले, हम तुमसे खुश हैं, मांगो क्या चाहते हो? जज ने भावुक और पश्चाताप के भाव से बोले कि भगवान मुझे माफ कर दो। भगवान ने कहा, हमने तुम्हें माफ किया, हम तुमसे बहुत खुश हैं और कोई इच्छा हो तो बताओ। जज बोले, भगवान आप मुझे इस जीवन से मुक्ति दिला दो। मैंने इस जीवन में बहुत बड़ा पाप किया है, मैं इस जीवन को नहीं जीना चाहता। ये सुन भगवान ने हल्की स्माइल की और जज को इस जीवन से मुक्त कर दिया। ये एक सच्ची घटना है। घटना हमें ये सिखाती है कि हमें अपने ईमान को कभी नहीं खोना चाहिए। ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति जीवन में बहुत खुश रहता है, क्योंकि हम सब जिसकी अदालत में है वहाँ बेईमानी लैस मात्र भी नहीं है। उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में एक बार जय श्री राम जरूर लिखें।